अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ पिल। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम में हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ये सारे 5 हैं हमारे पास, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे एंजाइम स्ट्रक्चर। तो चलो आ जाओ समझते हैं हम लोग ये होता क्या है। देखो, हर प्रोसेस, हर रिएक्शन जो हमारे पास बॉडी में हो रहे होते हैं उसमें एंजाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एंजाइम्स के। एंजाइम क्या होता है? हमारे पास एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल है जो हमारे पास मदद कर रहा होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, अब देखो हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में आने थे 10 मेहमान और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। अब मुझे उनके लिए कुछ खाने को बनाना था। मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जियां पड़ी थी, अब मुझे उनको काटना था और हमारे पास टाइम था बहुत कम। तो अगर मैं नाइफ लेके उन सब्जियों को काटने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम जाएगा। वेयरएज अगर मैं कोई चॉपर यूज करती हूँ तो मिनटों में जो है वो मेरे वेजिटेबल्स जो है वो चॉप हो जाएंगे। तो चॉपर ने क्या किया? मेरा काम आसान कर दिया, यानी जिस काम के मुझे घंटों लग रहे थे वो उसने मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। और देखो, जब हमारे पास चॉपर ने सब्जियों को कट कर लिया तो उस चॉपर में कोई चेंज आया? नहीं। तो एंजाइम्स भी हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को जो है वो तेज कर देते हैं और खुद जो है वो बिल्कुल अनचेंज होते हैं, यानी खुद जो है वो उस रिएक्शंस में यूटिलाइज नहीं होते। तो एंजाइम्स का काम होता है रिएक्शंस को स्पीड अप करने का। अगर ये ना होंगे तो हमारे पास जो रिएक्शंस हमारे पास अमूमन बहुत कम टाइम में हो रहे थे उसमें सदियों लग जाएंगी। तो एंजाइम जो होता है वो हमारे पास रिएक्शंस को अलाउ कर रहा होता है कि वो क्विकली हो जाएं, और ये काम हो रहा होता है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर और प्रेशर में। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये बताया कि जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे होते हैं बायोकैटलिस्ट, और जो कि मेनली हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। इसलिए एंजाइम्स को ही हम लोग बायोकैटलिस्ट बोल रहे होते हैं कि वो खुद अनचेंज रह के हमारे पास रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। सिंथेसाइज इन सेल्स में ही बन रहे होते हैं हमारे पास। ये जो एंजाइम वर्ड है वो किसने बताया था? फ्रेडरिच विलेम कुहने ने 1878 में। ये होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह मौजूद होते हैं, और हमारे पास ये कैटेलाइज कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब हम लोग अपना आगे का कंटेंट देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म और सेल में जो है वही सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, और ये होते हैं मोस्टली प्रोटीनियस मैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, और ये होते हैं प्रोटीनियस यानी ये रिच इन प्रोटीन होते हैं। इनमें हमारे पास जो है वो प्योर प्रोटीन्स वाले भी आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, यानी उनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जैसे एसिटाइल कोए। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो एंजाइम्स में 2 क्लासिफिकेशन होती है। एक होते हैं हमारे पास जो है वो एंडो एंजाइम्स, यानी ये जो होते हैं वो सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास एक्सो एंजाइम्स, यानी ये सेल्स के बाहर जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर बनते ये जो है वो सेल के अंदर ही हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमारे पास क्या होती है? देखो, हमारे पास एंजाइम में रिएक्शन हो कैसे रहा होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम है, और हमारे पास आता है इसके पास एक सबस्ट्रेट। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये यहाँ पर जो सबस्ट्रेट था वो हमारे पास रिएक्शन के बाद जो है वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, और एंजाइम जो होता है वो इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा जिस फॉर्म में ये था। एक्टिव साइट का क्या मतलब है हमारे पास? एक्टिव साइट हमारे पास वो साइट होती है जहां पर आकर हमारे पास हमारा ये जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड होता है, और एक्टिव साइट का जो शेप है वो स्पेसिफिक होगा। देखो, जैसे ये हमारे पास है, इस तरीके का स्पेसिफिक शेप होता है, और ये बनता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की फोल्डिंग की वजह से। क्योंकि हमारे पास ये स्पेसिफिक शेप है इसलिए जो सबस्ट्रेट भी आएगा हमारे पास रिएक्शन करवाने वो भी स्पेसिफिक होगा, जैसे एक पजल होता है या एक ताला चाबी होती है। तो इन चीज़ों का मैच होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट का बाइंड होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास शेप्ड होते हैं स्पेसिफिकली टू फिट द सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए। एक्टिव साइट्स की तरफ जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की फोल्डिंग्स हुई हुई होती हैं।
एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोब्यूलर सिमेट्री शो कर रहा होता है, यानी सर्कल सा होता है। दो रीजन्स होते हैं हमारे पास एक्टिव साइट्स के, एक होता है हमारे पास बाइंडिंग साइट जहां पर आकर जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एक होता है कैटालिटिक साइट जहां पर हमारे पास एक्चुअल जो कैटालिटिक एक्शन है, यानी जहां पर हमारे पास रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं, वो साइट होती है। देखो ये हमारे पास एक एंजाइम है और इधर ये आ गया हमारे पास एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट में देखो जो सबस्ट्रेट के साथ मैच हो रहा है, जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, वो हिस्सा जो है वो सिर्फ इतना है और इसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट। और यहाँ पर जो ये साइट है इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक साइट। ये होता है हमारे पास कैटालिटिक साइट वेयर द रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्टिव साइट के लिए जो लास्ट पॉइंट बताया कि सबस्ट्रेट जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है हमारे पास एंजाइम्स के साथ, और उसके बाद जो है वो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा और वो निकल जाएगा। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम्स अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ ओनली प्रोटीन्स वाले एंजाइम्स भी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, यानी उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो वो एंजाइम जिसके पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट होते हैं, उसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स जब हमारे पास एंजाइम के साथ लगेंगे, देखो ये है पहले हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन, शुरू में होगा एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन, ये कोफैक्टर आकर इस पर लगेगा, उसके बाद ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा और हमारे पास ये इन लिखा हुआ है एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आकर हमारे पास जो बाइंडिंग साइट्स है उस पर सबस्ट्रेट लग सकते हैं। तो ये कोफैक्टर यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो हमारे पास प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और फिर हमारे पास जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट हमें चाहिए होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। हमारे पास कोफैक्टर्स में जो है वो टाइप्स भी आ जाती है। इनऑर्गेनिक जो हमारे पास आयंस वगैरह होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, या हमारे पास इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं। ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं वो होते हैं डिटैचेबल, यानी हमारे पास एक बार प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गया, उसके बाद जो है ये वापस निकल जाते हैं, इसलिए हमारे पास इनको एक्टिवेटर्स भी बोला जाता है कि ये जब लगेंगे तभी हमारे पास जो है एंजाइम एक्टिवेट होगा। अगर हम लोग देखें, अब दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक वाले। ऑर्गेनिक जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं कोएंजाइम्स में और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में। कोएंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं, यानी ये परमानेंटली बॉन्ड नहीं बनाते। इसमें आ जाते हैं हमारे पास NAD, FAD, डाइन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, फिर हमारे पास आ जाते हैं विटामिन जिसमें निकोटीन आ गया, फ्लेविन आ गया। दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। दूसरे ऑर्गेनिक होते हैं हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये होते हैं परमानेंटली अटैच्ड। ये हमारे पास अटैच्ड होते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद दोबारा डिटैच नहीं होते, ये अटैच ही रहते परमानेंटली। एग्जाम्पल आ गए हमारे पास प्रोफेरिन इन क्लोरोप्लास्ट। देखो ये कोई एंजाइम की एग्जाम्पल नहीं है। क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसका काम होता है हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करवाना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और हमारे पास पिगमेंट प्रोवाइड करना, और इसके साथ परमानेंटली अटैच होता है प्रोफेरिन। ये हमारे पास समझाने के लिए लिखी हुई है कि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास परमानेंटली जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ताकि ये हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते। अब हम लोग आगे देख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज है। एपो एंजाइम हम लोग किसको बोल रहे होते हैं, जिसपे कोई भी कोफैक्टर नहीं लगा हुआ होता है, यानी जो इनएक्टिव एंजाइम होता है। हॉलो एंजाइम किसको बोलते हैं, जो कि कंप्लीट एंजाइम होता है, जो एक्टिव एंजाइम कहलाता है, जिसमें हमारे पास एपो एंजाइम होता है और कोफैक्टर होता है। एग्जाम्पल एंजाइम में हमारे पास समझाने के लिए दी है पेप्सिन की। अच्छा, पेप्सिन नहीं होता शुरू में, पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजिन होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। ये पेप्सिनोजिन जो है वो हमारे पास HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। देखो पेप्सिनोजिन जो है वो हमारे पास इनएक्टिव है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे पास HCl जो है वो कोफैक्टर है, क्योंकि HCl हमारे पास कोई आयन वगैरह नहीं होता। दरअसल हमारे पास ये जो पेप्सिनोजिन है उसको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पेप्सिनोजिन हमारे पास जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं स्टमक से ही। सिमिलरली हमारे पास HCl भी फिर हमारे पास क्या होता है, स्टमक से सिक्रीट होने लगता है और हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जब ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रिमूव हो जाएगा और वो हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में यानी एक्टिव फॉर्म में।
अब पेप्सिन हमारे पास क्या कर रहा होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल आते हैं तो वो स्टमक में उन प्रोटीन्स को तोड़ देता है पेप्टाइड्स में, यानी हमारे पास फ्यू अमाइनो एसिड वाले पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो पेप्सिन का काम होता है हाइड्रोलाइज करना प्रोटीन को। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू।